हाय नमस्कार। बीपीएससी ने अपना 2026 का लेटेस्ट कैलेंडर जारी किया है और इस कैलेंडर में जो 72nd बीपीएससी के एग्ज़ाम हैं प्रीलिम्स के, वो 26 ऑफ जुलाई को रखा गया है। अगर हम पिछले कंडक्ट किए गए एग्ज़ाम से तुलना करें तो जनरली बीपीएससी 30 सितंबर को अपना प्रीलिम्स एग्ज़ाम लेती थी, लेकिन इस बार काफ़ी पहले का डेट दिया गया है। अब ऐसी स्थिति में एस्पिरेंट्स थोड़े पैनिक मोड में आ गए हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि उनके पास जो समय है वो बेहद कम है, क्योंकि उन्हें प्रीलिम्स मेंस इंटीग्रेटेड प्रिपेयर करना होता है तो थोड़ा सा समय ज़्यादा ज़रूरत होती है। लेकिन मेरा अप्रोच थोड़ा डिफरेंट है यहाँ पर। मैं आपसे अगर कहूँ कि एक्चुअल में ये आपके लिए पैनिक की सिचुएशन नहीं बल्कि अपॉर्चुनिटी की सिचुएशन है, तो आप हो सकता है डाउट करेंगे, लेकिन यहाँ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि इट्स जस्ट कि आपके पास अगर आप आज से प्रिपेयर अच्छे तरीके से करते हैं, प्लान्ड मैनर में करते हैं, तो दिस टाइम पीरियड जो 172 दिन का है आपके पास, इट विल बी वेरी वेरी सफिशेंट फॉर स्ट्रेंथनिंग योर प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस। यहाँ पर बहुत सारे एस्पिरेंट्स की गलती ये भी हो जाती है कि जैसे ही डेट आ गया तो दे विल बी फियरिंग कि भाई अब क्या करें, अब तो प्रीलिम्स के लिए ही पढ़ना पड़ेगा, अब तो ये टॉपिक कैसे करें, मॉडर्न हिस्ट्री कैसे करें, इकोनॉमी कैसे करें, ना जाने बहुत सारे डाउट्स आने लग जाते हैं। तो मेरा एक ही बात रहेगा कि जस्ट कूल डाउन, थोड़ा पेशेंस हो जाइए, क्योंकि ये जो प्रोग्राम या फिर रूटीन मैं आपको बता रहा हूँ कि किस टाइप से करना है आपको प्रिपरेशन अपने इस प्रीलिम्स और मेंस के लिए इन दिस कमिंग डेज, इट विल बी हेल्पिंग यू टू ईज योर प्रेशर और द बर्डन। तो एक एक करके हम बात करेंगे और हम दोनों को साथ में लेकर चलेंगे। जो न्यू एस्पिरेंट होंगे उनके लिए थोड़ा सा ज़्यादा समय की मांग होती है और जो एग्जिस्टिंग होते हैं उनको थोड़ा समय कम लग सकता है। लेकिन मैं यहाँ क्लियर कर दूँ कि जो एग्जिस्टिंग एस्पिरेंट्स हैं वो ये सुनिश्चित कर ले कि जो आपने अगर पीटी का एग्ज़ाम दिया है तो कट ऑफ के अगर आसपास आप रहे हैं, 5 नंबर 6 नंबर के मार्जिन से अगर आपका नहीं हुआ था, ठीक है, तो ऐसे में आप की थोड़ी स्ट्रेटजी डिफरेंट हो जाएगी। अदरवाइज आपका मार्जिन काफ़ी ज़्यादा रहा है न सेलेक्ट होने का, तो आप अपने आप को न्यू एस्पिरेंट की ही कैटेगरी में ट्रीट करिए, क्योंकि इससे आपकी जो बेस है कहीं ना कहीं वो वीक रही होगी, इसलिए थोड़ा गड़बड़ हुआ। तो आप इस न्यू अप्रोच, न्यू एस्पिरेंट के अप्रोच को लेकर चलेंगे, इट विल बी वेरी वेरी गुड फॉर यू। ठीक, तो दिस 6 मंथ इज वेरी वेरी इनफ टाइम। अब हमें क्या करना होता है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ 6 मंथ है, अगर आपका प्रीलिम्स हो जाता है तब भी 3 महीने तो मिनिमम मिलते ही हैं आपको मेंस के लिए। तो भाई मेरा यहाँ अप्रोच रहना चाहिए, अगर हम स्मार्ट स्ट्रेटजी की बात करें तो ये रहेगा कि इस 6 महीने में हम अच्छा खासा मेंस का सिलेबस भी कंप्लीट करें और प्रीलिम्स के जो भी टॉपिक्स हैं उसको भी कंप्लीट किया जाए। और जैसे जैसे प्रीलिम्स डेट के नज़दीक हम आएंगे तो प्रीलिम्स के लिए जो तैयारी का समय है वो बढ़ता चला जाएगा और मेंस के लिए जो समय है थोड़ा घटता चला जाएगा। ठीक है, तो इस अप्रोच को हम समझेंगे। तो इन दिस 6 मंथ यू हैव टू कवर द प्रीलिम्स एंड सर्टेन मेंस पोर्शन। आई एम टॉकिंग कि सर्टेन, ऐसा नहीं कि 100% मेंस के टॉपिक कवर करने, अदरवाइज यू विल बी इन द विस्कस साइकिल। ठीक है, तो यहाँ पर जो रूल मैंने पूरा एनालिसिस के साथ आपके सामने रखा है कि आप जो सोर्स प्रिपेयर कर रहे थे, जिस सोर्स से जो मैंने बताया है, मैं यहाँ पर अपने ही सोर्स की बात कर रहा हूँ जो मैंने पहले के वीडियोज में बता रखी है, तो उस सोर्स को चेंज नहीं करना है। क्या करना है, जो आपका स्टडी आवर है, ठीक है, उसमें एडजस्टमेंट लानी है। इसमें आपका पहले 8 मंथ का शेड्यूल होता होगा, अब वो 6 महीने का शेड्यूल हो जाएगा, लेकिन सोर्सेज जो होंगी वही रहेंगी। और इस तरीके से डिज़ाइन होना चाहिए आपकी रीडिंग स्ट्रैटेजी कि आपके मेंस और प्रीलिम्स दोनों एक साथ में तैयार होने लगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट कि इफ़ यू आर फ्रेशर तो आपको
फेब, मार्च, अप्रैल, मई, ठीक है। मई में आप हाफ मई आप ले सकते हैं 15 मई तक। तो यहाँ पर मोस्टली आप मेंस के लिए फोकस करिए और 15 मई के बाद धीरे धीरे आपका जो फोकस है, धीरे धीरे नहीं बोलेंगे, इंटेंसिव फोकस प्रीलिम्स के लिए आ जाएगा। अब यहाँ पर फिर आपको डाउट होगा कि क्या सर सिर्फ मेंस के लिए ही फेब टू 15 मई तक हम प्रिपेयर करें? तो इसमें आपका रीडिंग होगा ना, रीडिंग होगा, कंसेप्चुअल क्लियर होगा और आप नोट्स बनाएंगे। तो इसमें आपका सिर्फ मेंस के लिए नहीं बल्कि इंटीग्रेटेड होगा, आपका प्रीलिम्स पर भी कमांड बनने लगेंगे और मेंस पर भी कमांड बनेंगे। कैसे, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। और बाकी जो धुरंधर है, मतलब एग्जिस्टिंग कैंडिडेट, वो अपने कंफर्ट के हिसाब से कि उनका जो लेवल ऑफ प्रिपरेशन है उस हिसाब से वो अपने मेंस के ड्यूरेशन को और बढ़ा सकते हैं। कोशिश करिएगा कि आप प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे आंसर राइटिंग में, ऐसे में, अगर आपका प्रीलिम्स पर कमांड अच्छा है। बाकी क्या होना चाहिए स्मार्ट स्ट्रैटेजी, इस पर बात कर लेते हैं। देखिए, एक बात आप हमें बताइए कि ऐसी स्थिति में आप क्या करना सही रहेगा आपके लिए। थोड़ा सा आप अगर सोचने का प्रयास करेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई अगर मैं उन सब्जेक्ट को कवर करूं जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो फिर ये आपका अच्छा से अच्छा बेस्ट टाइम यूटिलाइजेशन होगा। तो इसीलिए हमने उसी पैटर्न को ध्यान में रख के सब्जेक्ट का डिमार्केशन किया है, टॉपिक का भी डिमार्केशन किया है, और आपकी प्रीलिम्स और मेंस इंटीग्रेटेड वे में कवर हो जाएगी और आपको ज़्यादा एफर्ट भी नहीं लगाना पड़ेगा। ठीक, जैसे आप चलते हैं एक एक करके बात करेंगे। अगर हम हिस्ट्री की बात करें, ठीक, तो हिस्ट्री में आप देखेंगे कि प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए दोनों इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब सबसे पहले हम मेंस की बात करते हैं। तो देखिए, मेंस में आर्ट एंड कल्चर का एक सेक्शन है। मैंने ऑलरेडी एनालिसिस और टॉपिक मेंस के बता दिए हैं। आप टेलीग्राम या फिर पहले के हमारे यूट्यूब वीडियो में जाएंगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो भाई ये जो है ना आर्ट एंड कल्चर सेक्शन, ये कम्प्लीटली मेंस ओरिएंटेड है, तो आप इससे कवर करें, ठीक। अब जनरली आप इससे बुक पढ़ के बिल्कुल कवर ना करें क्योंकि वैसे मिलेगा भी नहीं, लेकिन आप इसको कवर करने के लिए एक तो नोट्स आते हैं मार्केट में, कोई बढ़िया इंस्टीट्यूट का आप नोट्स पिकअप करिए और उसका माइक्रो नोट्स बना लीजिए पढ़ के समझ के, और ये आपका पूरा टॉपिक जो हमने बताया है उसका नोट्स बना के अपने पास रख लीजिए, ठीक। और जब ये सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा तब आप इसका PYQ उठाएंगे BPSC का और उसको प्रैक्टिस कर लेंगे। दैट्स इनफ। इतना भी अगर आप कर लेते हो तो ये आपका जो बर्डन है ना खत्म हो जाएगा और बहुत ही कम समय में आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला है, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ रॉकेट साइंस है नहीं, चीज़ें रिलेटिव होती हैं तो समझ सकते हैं आप। अब दूसरा जो है, जो हम कहेंगे जैसे मॉडर्न हिस्ट्री है, मिडाइवल है, एंशिएंट है, जो प्रीलिम्स के लिए और कुछ मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जो मिडाइवल और एंशिएंट है ये मोस्टली आपके प्रीलिम्स में काम आएंगे, लेकिन जो मॉडर्न है, मॉडर्न ऐसा हिस्ट्री का डोमेन है जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए काम आएंगे। तो भाई आपको मिडाइवल और एंशिएंट तो पढ़ना ही है पीईटी के लिए, वो पढ़ेंगे, लेकिन जब आप मॉडर्न पढ़ेंगे तो ध्यान रखें कि आप इसको प्रीलिम्स और मेंस के पर्पज से पढ़ेंगे। और नोट्स मेकिंग में यहाँ पर थोड़ा स्टाइल आपको चेंज करना पड़ेगा। नोट्स मेकिंग में यह है कि चूँकि मैंने टॉपिक बता रखा है मेंस का, प्रीलिम्स का टॉपिक मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ पर क्या है कि जब आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, ठीक, जैसे मैं आपको बताऊं चंपारण सत्याग्रह के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि भाई ये तो मेंस के लिए और प्रीलिम्स के लिए दोनों इंपॉर्टेंट है। तो इसका मतलब इसका नोट्स हमें अच्छे से बनाना है, मेंस और प्रीलिम्स दोनों को सम्मिलित करके। तो जब आप नोट्स बनाएंगे ना तो ध्यान रखना है कि जो भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स इस टॉपिक के होंगे उसको आप अलग हाइलाइटर से हाईलाइट कर लेंगे, और जो मेंस के पॉइंट होते हैं जनरली वो सब्जेक्टिव होंगे, वो फैक्ट नहीं होंगे। एक बार आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा चंपारण क्यों हुआ था, ठीक है, क्या फैक्टर्स थे, तो ये सब मेनली आपके जो है सब्जेक्टिव या फिर मेंस ओरिएंटेड होते हैं, ठीक है। तो
फैक्ट वाला जो भी पॉइंट्स रहेगा, चाहे डेट हो, चाहे क्रोनोलॉजी हो, लोकेशन हो, बुक्स हो, कुछ रेफरेंस हो, मतलब आप समझ रहे हो ना, ओवरऑल फैक्ट, तो उसको आप अलग कलर से हाईलाइट करके रखें अपने माइक्रो नोट्स में, सो दैट जब आप रिवीजन करें हिस्ट्री के कोई टॉपिक को, तो आप प्रीलिम्स फैक्ट के हाईलाइटर किए गए पॉइंट्स हैं ना, उसे ही पढ़ें और आपका काम खत्म हो जाए। और फिर जब मेंस आएगा तो रिवीजन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन वाले जो आपने बना रखे हैं, तो उस डिस्क्रिप्शन को एक बार अंडरस्टैंड कर ले, कंसेप्ट तो आपका क्लियर होगा ही। ठीक है, तो इस तरीके से आप कवर करेंगे। और ये जो भी आप फैक्ट्स के पॉइंट्स बनाएंगे, मेक श्योर कि ये PYQ के पैटर्न के आधार पर हो, क्योंकि ऐसे तो फैक्ट्स बहुत सारे होते हैं, है ना। तो एक बार PYQ क्वेश्चंस को देख लीजिएगा कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उस हिसाब से वो फैक्ट्स आप बनाते चलेंगे। और उसके साथ साथ कुछ अन्य जो इंपॉर्टेंट आपको फैक्ट्स लगेगा वो भी आप मेंशन करेंगे उस टॉपिक का। तो इस तरीके से आपका जो होलिस्टिक नोट है मेंस और प्री का दोनों हो जाएगा। अब यहाँ पर बात ये आ रही है कि अब इसका मतलब ये नहीं कि आपको बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से पढ़ना है, भाई पढ़ रहे हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा है, तो ऐसा नहीं करना है। क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ यानी आप ये सुनिश्चित कर ले कि जो भी टॉपिक आप पढ़ेंगे उसके कंसेप्ट में दिक्कत ना रहे, क्योंकि यहाँ पर अगर गैप आ गया ना, तो अगर कोई क्वेश्चन एनालिटिकल भी प्रीलिम्स में आ जाता है तो फिर आप उसे समझ नहीं पाएंगे और क्वेश्चन गलत करेंगे। और दूसरी बात, मेंस के लिए इररिलेवेंट ही हो जाएगा, फिर पढ़ना ना पढ़ना बराबर हो जाएगा। इसीलिए मेक श्योर कि वट एवर टॉपिक यू आर रीडिंग, रीड विथ utmost फोकस एंड कंसंट्रेशन विथ क्लैरिटी इन माइंड। अब ये कैसे पता चलेगा? तो जब भी आप टॉपिक पढ़ें तो ये जरूर सुनिश्चित करें कि भाई जो मेंस के लिए डिमांड रहता है, क्या रहता है, व्हाट, हाउ, व्हाई, ये 3 क्वेश्चन आपका क्लियर होना चाहिए। जैसे मैं फिर से एग्जांपल लेता हूँ, अभी मैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की बात कर लेता हूँ। ठीक है, तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या था ये पता होना चाहिए। ठीक है, प्रीलिम्स में भी काम आएगा। फिर वाई, क्यों हुआ था, ये भी क्लियर होना चाहिए। हाउ, कैसे हुआ था, मतलब जो कोर्स ऑफ मूवमेंट था। ठीक, तो ये हो गया आपका डिस्क्रिप्शन या एनालिटिकल, राइट। और इसी में फिर कुछ पॉइंट आदमी जोड़ता है कि कुछ लिमिटेशंस होंगे, तो आप समझ रहे हैं ना, मैं ये कहने का मतलब है कि कंसेप्चुअल कंप्रोमाइज नहीं हो, और जो फैक्ट्स आप पढ़ेंगे टॉपिक के वो आप साथ में लिखते चलेंगे, राइट। अब यहाँ पर मैं कुछ एग्जाम्पल अपने मेंस के नोट्स का बता रहा हूँ सो दैट आपको और क्लियर हो जाए। यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन रहा है जो मैंने प्रिपेयर किया था, शॉर्ट नोट, स्वामी सहजानंद सरस्वती का रोल पीजेंट मूवमेंट इन बिहार में। तो यहाँ पर आप देखिए जो भी मैंने हाईलाइट किया है वो है प्रीलिम्स पॉइंट के लिए इम्पोर्टेंट, और जो मैंने हाईलाइट नहीं किया है तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई वो मेंस के लिए है। बस एक बार हमने कहानी समझ ली तो एक बार अगर दोबारा इसको पढ़ेंगे पूरा तो कहानी मुझे पूरा समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए पहला पीजेंट लीडर रहे हैं किसान सभा 1929 में इन्होंने बनाया, बिहार प्रोविंशियल किसान सभा। ठीक है, फिर ऑल इंडिया किसान सभा इन्होंने लखनऊ सेशन में प्रिसाइड किया, 1936 में इन्होंने बनाया था, राइट। तो उसी प्रकार से आप ये भी देखिए जमींदारी सिस्टम के एवोल्यूशन की ये बात करते थे। ठीक है, उसके बाद इन्हें किसान प्राण कहा जाता था, राइट। फिर देखिए ये सब कुछ पॉइंट्स हैं, मतलब इसमें मैंने कुछ मेंस के भी पॉइंट हाईलाइट कर रखे हैं, रिवीजन के दौरान मैंने किया था, बट व्हाट आई वांट टू से आई होप यू अंडरस्टूड। तो इससे आपका क्या है, प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों के नोट्स आपके एक ही जगह पर तैयार हो गए। और थोड़ा सा स्पेस जरूर रखेंगे साइड में कि अगर आप टेस्ट सीरीज कुछ सॉल्व कर रहे हैं या फिर कुछ PYQ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो कम से कम वहाँ पर आप कुछ अननोन फैक्ट्स को मेंशन कर दे, एक जगह पर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैंने ये भी फैक्ट हाईलाइट कर रखा है, किसान मैनिफेस्टो कब आया था, राइट। तो ये एग्जाम्पल है, इसी तरीके से आपको करना है तो बहुत ही ज़्यादा वर्कलोड आपका कम हो जाएगा। फिर अगर हम साइंस की बात करें तो साइंस में क्या करना है ना, मेंस के लिए थोड़ा अलग हो जाता है ये, और प्रीलिम्स के लिए थोड़ा अलग, थोड़ा क्या बहुत अलग हो जाता है, क्योंकि मेंस में है ना करंट अफेयर्स और जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, और मैंने एनालाइज करके बताया है आपको। तो अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मेंस के टॉपिक को छोड़ सकते हैं, क्योंकि इसको कवर करना बहुत ही आसान होता है। ठीक, आराम से कवर हो जाएगा, क्योंकि रिलेटेड चीज़ें हैं ना, हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में से देखते हैं, बस एक बार अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर आप प्रीलिम्स पर फोकस कर ले, ज़्यादा बेहतर होगा। जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है उसको ध्यान में रख कर,
और सोर्सेज की अगर हम बात करें तो जो ऑलरेडी मैंने बता रखा है ना, उस सोर्स को ना चेंज करें, क्योंकि भाई एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आते हैं और क्वेश्चन आएंगे। ठीक, तो मैं इसके डिटेल में ज़्यादा नहीं जा रहा हूँ, अदरवाइज वीडियो विल बी लॉन्गर। तो ठीक है, बाकी अगर मेंस के टॉपिक की बात करें तो एक तो ये होता है कि मैंने टॉपिक बता दिया है, करंट अफेयर्स के टॉपिक साइंस एंड टेक को छोड़कर, तो एक तो आप खुद तैयार कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको साइंस एंड टेक का कंटेंट प्रोवाइड कर सकता हूँ, जो भी टॉपिक है, और अगर मुझे समय मिलेगा तो मैं उसे पढ़ा भी दूंगा, बट कंटेंट जरूर प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप टेलीग्राम चैनल पर जरूर जुड़ें, सो दैट जो भी मैं डॉक्यूमेंट शेयर करता हूँ वो टेलीग्राम चैनल पर ही शेयर करते हैं, तो कम से कम साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आपको टेंशन ना रहे। ये आप प्रीलिम्स एग्ज़ाम होने के बाद मेंस का टॉपिक करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो एग्जिस्टिंग एस्पिरेंट्स हैं वो हो सकता है उनको टाइम अगर हो तो आप इस पीरियड में कर लें। तो जो आपको फ्लेक्सिबल लगे, यहाँ पर कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, जो आपको फ्लेक्सिबल लगे आप वो चूज करें। ठीक है, और हाँ एक बात ये भी है कि मेंस के लिए थोड़ा चीज़ ब्रॉडर समझने के लिए जो भी टॉपिक्स हमने बताया है तो उसके 5-5 6-6 मिनट के एनिमेशन बेस्ड वीडियो यूट्यूब पर अवेलेबल होते हैं, तो उसे भी देख लेंगे ना, तो एक ओवरऑल ब्रेन में इमेज बन जाता है, तो फिर रिलेट करना आसान होता है, तो वो भी कर सकते हैं, राइट। तो ये मैंने साइंस के लिए बता दिया। फिर पॉलिटी की अगर हम बात करें तो आजकल देखा जा रहा है बीपीएससी के ट्रेंड में कि प्रीलिम्स में जो वेटेज है पॉलिटी का वो बढ़ता जा रहा है, मतलब 13 से 14 क्वेश्चन तो आई थिंक कि 71st बीपीएससी में मैंने देखा था। ठीक, तो उस हिसाब से आपके लिए ये गेम चेंजर हो सकता है। और दूसरी तरफ अगर हम मेंस की बात करें तो मेंस के लिए तो एक अलग से सेक्शन ही है पॉलिटी का, 114 मार्क्स इफ़ आई एम एबल टू रिकॉल राइटली। और इवन व्हाट करंट अफेयर्स में भी पॉलिटी के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं आजकल, तो वैसे भी मेंस के लिए बहुत ही ज़्यादा रेलेवेंट है, तो इसको नहीं छोड़ना है। ठीक है, ये जो आपका 6 मंथ का पीरियड है पॉलिटी को तो अच्छे से कवर करना है। और कैसे कवर करेंगे, तो यहाँ पर भी वही अप्रोच लागू होता है कि प्रीलिम्स और मेंस के टॉपिक्स बहुत सारे कॉमन होते हैं। ठीक है, तो मेंस के लिए मैं आने वाले समय में टॉपिक प्रोवाइड करूंगा, एज आई ऑलरेडी प्रोमिस टू यू। तो जब आप पॉलिटी पढ़ेंगे तो मेक श्योर कि मेंस के टॉपिक को देखते हुए जो मेंस का टॉपिक है उसका नोट्स मेंस के पर्सपेक्टिव से बनाते चलेंगे, और पीटी के पॉइंट्स या फैक्ट्स भी डालते चलेंगे, और जो एक्स्ट्रा टॉपिक प्रीलिम्स वाला बच गया है उसको भी अच्छे से पढ़ेंगे। कहाँ से पढ़ेंगे, आई ऑलरेडी मेंशन, आप हमें पिछले वीडियो में जाकर देखेंगे। ठीक है, कैसे पढ़ना है बहुत ही डिटेल तरीके से मैंने बताया था वहाँ पर, राइट। अब चलेंगे ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी भी काफ़ी ज़्यादा वास्ट होता है, बट इसके लिए मैंने समाधान आपको बता ही रखा है पहले के वीडियो में। यहाँ पर भी ओवरलैपिंग होता है, ओवरलैपिंग यानी कि मेंस में भी इसका रेलेवेंस है और प्रीलिम्स में तो है ही। प्रीलिम्स में थोड़ा एक्स्ट्रा फोकस आपको मैपिंग पर करना पड़ता है, तो आप करेंगे। यूट्यूब पर बहुत सारे मैपिंग क्लासेस भी अवेलेबल है, तो वहाँ से भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी पीटी के लिए जो मैंने बुक्स बता रखी है तो वो फॉलो करेंगे, और मेंस के टॉपिक आने वाले समय में आपको बताऊंगा, तो उस हिसाब से आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों प्रिपेयर कर लेना है। एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। एग्जाम्पल ये है, जैसे फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, भारत की भौगोलिक संरचना, ये मेरे ख्याल से क्लास 9 के एनसीईआरटी के बुक में टॉपिक है ना, जहाँ पर आपको माउंटेन सिस्टम ऑफ इंडिया, आइलैंड्स, रेगिस्तान, ये इन सब के बारे में पढ़ना पड़ता है। तो इसमें आपको फैक्ट भी मिलेंगे, भाई हाईएस्ट पीक कौन सा, हाईएस्ट माउंटेन कौन सा है, और सबसे कंटिन्यूस रेंज ऑफ हिमालयज कौन सा है, ऐसे ऐसे फैक्ट्स मिलेंगे। और दूसरा आपको इसमें एनालिटिकल मिलेगा। एनालिटिकल यानी कि भाई हिमालयज की अगर हम बात करें तो हिमालयज कैसे बने, ठीक है, कैसे बने, क्या है हिमालयज, फैक्टर्स बिहाइंड द फॉर्मेशन। ठीक है, तो ऐसे करके क्वेश्चन आते हैं। तो ये हो गया एनालिटिकल, और ज्योग्राफी में आपको एनालिटिकल आना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन इस टाइप से आते हैं। फिर एग्जांपल आप दे सकते हैं लाइक जो आपका क्लाइमेट है ना, तो क्लाइमेट में भी फैक्ट्स होते हैं, लेकिन क्लाइमेट में लॉजिक भी लगते हैं कि भाई क्लाइमेट चेंज है तो भाई क्या है क्लाइमेट चेंज, या फिर भारत में मानसून क्लाइमेट है तो कैसे होता है ये मानसून क्लाइमेट, और क्या फैक्टर्स है जो भारत के क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं। तो आप देख रहे हो, ये आपका एनालिटिकल पार्ट हो गया, जलवायु। ठीक, तो एनालिटिकल पार्ट को टेस्ट करने के लिए हमेशा ध्यान रखिए वाई, हाउ एंड व्हाट, ये वाला लॉजिक आपका क्लियर है तो मतलब एनालिटिकल पार्ट आपका क्लियर है, राइट। तो ये हो गया ज्योग्राफी, वही मेंस और प्रीलिम्स के टॉपिक को ध्यान में रखते हुए करना है, और सोर्स मैंने आपको बताया ही है। और मेंस के लिए
हो सकता है एनसीईआरटी में अगर कुछ नोट्स कम पड़ जाए तो आपको फिर इंटरनेट के माध्यम से या फिर जो इम्पोर्टेंट जो अच्छे खासे कोचिंग इंस्टीट्यूट है तो वहाँ से भी आप नोट्स तैयार कर सकते हैं, नो इशू, राइट। बाकी एनसीईआरटी तो पढ़ना है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर है इकोनॉमी। इकोनॉमी में क्या करना है आपको, देखिए इकोनॉमी में प्रीलिम्स में मोस्टली कंसेप्चुअल कम ही आते हैं और डायनेमिक क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, जैसा मैंने बताया था बजट सर्वे बिहार और इंडिया का, ठीक। तो एक ये है कि थोड़ा बहुत कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, उसके लिए आप ज़्यादा कुछ टेंशन ना लें। मैक्रो इकोनॉमिक्स का बुक आता है एनसीईआरटी क्लास 12, मात्र एक बुक मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक, जो आपके बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करेगा, फिजिकल डेफिसिट, मॉनेटरी पॉलिसी, आरबीआई का, बहुत ही सिंपल भाषा में। और अगर आप बुक पढ़ते हैं समझ में नहीं आता है तो भाई अब यूट्यूब पर वीडियो लेक्चर अवेलेबल होते हैं, आप उसे देख लीजिए, समझ लीजिए कंसेप्ट को, ठीक है, और इसका माइक्रो नोट्स तैयार कर लेंगे आप, और ये मोस्टली आपका पीटी के लिए होगा यहाँ पर। बाकी एक है इंडियन इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट, ये बहुत ही ईजी बुक है, पढ़ने में भी अच्छा लगता है, क्लास 11 की, तो ये कवर कर लेंगे क्योंकि यहाँ से हिस्टोरी बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकते हैं। एलपीजी रिफॉर्म सब कब हुआ था, किसके लीडरशिप में हुआ था, तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ ये दो बुक पढ़ लें। बाकी क्या है, अन्य पीटी के लिए बजट और सर्वे बिहार और इंडिया का, ये तो कवर करना होगा, और अगर मुझे समय मिलता है तो मैं करवा दूंगा, अदरवाइज आजकल तो बहुत सारे पीडीएफ आपको मिल जाते हैं कंसाइज वे में, बजट सर्वे दोनों के, तो आप कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब पीटी में जनरली देखा गया है तो यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। उसके बाद मेंस की बात करें तो मेंस में आपको क्या है ना कि पीवाईक्यू बेस्ड टॉपिक पर नोट्स बना लेने, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। इकोनॉमिक बहुत ही ज़्यादा वास्ट होता है और सब कुछ आप कर नहीं सकते और सब कुछ ज़रूरी नहीं है, इसलिए पीवाईक्यू बेस्ड टॉपिक्स पर नोट्स बनाइए और ये तैयार करके रखिए क्योंकि ज़्यादा दिक्कत वाली बात इसमें होती नहीं है। और थोड़ा इकोनॉमी के कंसेप्ट को अगर मजबूत करना है तो अभी से ही कुछ ना कुछ एडिटोरियल डिस्कशन की वीडियोस आती हैं वो देख सकते हैं, या फिर ऑल इंडिया रेडियो का डिस्कशन आता है, 14 मिनट का डिस्कशन होता है, तो आप उसे सुन सकते हैं डेली बेसिस पे, तो वहाँ से भी आपको बहुत सारे कंसेप्ट की क्लियरिटी मिलेगी और जो सोचने का डायमेंशन है ना वो बढ़ेगा, राइट। तो ये हो गया है, और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इकोनॉमिक्स में रिलेटिवली जो मेंस का टॉपिक होता है वो थोड़ा अलग होता है, ठीक, प्रीलिम्स से। और अगर हम बात करें फिर अगले सेक्शन की, वो है मैथ्स एंड रीजनिंग, इसमें दो ही चीज़ लागू होती है, एक तो पीवाईक्यू को पकड़े और वहाँ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसके कंसेप्ट क्लियर हो रहे चाहिए, मेरे ख्याल से क्लियर होते होंगे, 10वां तक तो आपने मैथ्स पढ़ा ही है ना। यहाँ पर दिक्कत होती है प्रैक्टिस की, तो इंटेंस प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और जो भी टेस्ट सीरीज मार्केट में होते हैं एक टेस्ट सीरीज आप लीजिए और उनके मैथ्स के क्वेश्चन या रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करते चलिए, पीवाईक्यू के सॉल्व करने के साथ साथ, ठीक है। पीवाईक्यू इज़ एट मोस्ट इम्पॉर्टेंट। फिर आते हैं बिहार स्पेशल। तो देखिए बिहार स्पेशल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर प्रीलिम्स और मेंस दोनों में क्वेश्चन आते हैं। तो प्रीलिम्स के लिए क्या है ना कि एक तो बुक मिलता है मार्केट में, बट मेरे ख्याल से बिहार स्पेशल के लिए बुक पढ़ना उतना ज़्यादा उचित नहीं होगा। इसके पीछे कारण मैं बताता हूँ। कारण ये है कि ऑलरेडी आप हिस्ट्री पॉलिटी सब कुछ तो पढ़ रखे होंगे, उसके बाद बिहार स्पेशल में वो है क्या, इट्स एप्लीकेबिलिटी ऑन द बिहार, ठीक है। जैसे आपने ज्योग्राफी पढ़ा, फिर ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, तो आपको पता है कि क्या क्या फैक्टर अफेक्ट करते हैं क्लाइमेट सबको, तो बिहार में उसका एप्लीकेशन है ना, तो आप समझ सकेंगे, जब क्लाइमेट समझ सकेंगे तो बिहार का क्लाइमेट भी समझ सकेंगे पढ़ने के बाद। तो यहाँ मुझे लगता है कि एक तो आ, कोई इंस्टीट्यूट है, ठीक है, उनका टॉपिक पर नोट्स तैयार होगा तो आप उस नोट्स को ग्रिल कर लेंगे, ठीक है, उसका आप फोल्डर पॉइंट्स बना लेंगे, मेंस की बात मैं कर रहा हूँ, और बस बना के और जो भी क्वेश्चन बीपीएससी ने पूछा है मेंस में उसको प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। और प्रीलिम्स की बात करें तो भाई मेरा नोट्स या फिर आपको और कोई टीचर के नोट्स अच्छे लगते हैं तो आप उन्हें पढ़ लीजिए, मेरे ख्याल से सबके नोट्स में लगभग लगभग सेम फैक्ट्स ही होते हैं, ठीक। और अगर आप बुक को पढ़ना है तो आप बुक पढ़िए, केबीसी नैनो का बुक आता है और भी पब्लिकेशंस के बुक आते हैं तो आप उसे पढ़िए। बट यहाँ पर दिक्कत ये होती है ना, जैसे आप इकोनॉमी पढ़ोगे तो इकोनॉमी के डेटा सब पुराने होते हैं तो वो अपडेटेड नहीं होते, तो इसीलिए थोड़ा सा सेलेक्टिव पढ़ना पड़ता है, तो ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। और अब बात करते हैं SANTI की। तो
एशियन डीआई, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एसे के लिए मैं स्ट्रेटजी वीडियो लाने वाला हूँ, लेकिन अचानक से ये नोटिफिकेशन वाला आ गया है, तो सोचा था कि पहले इसके बारे में आपको अवेयर कर देते हैं, फिर एसे की जो गाइडेंस सीरीज है वो तो आएगी। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, एसे पर अभी ज़्यादा बर्डन नहीं देना है। एक तो ये कि आपका जब तक थोड़ा बहुत स्टैटिक वाला पोर्शन क्लियर नहीं हो जाता है, तब तक आप एसे लिखने में दिक्कत महसूस करेंगे। तो 1 महीने 2 महीने के बाद आप ऐसे की शुरुआत कर सकते हैं, या फिर अगर कंफर्टेबल हैं तो फिर अभी से ही शुरुआत करिए, कोई दिक्कत नहीं है। और ध्यान रखें कि जब आप पहली बार ऐसे लिखेंगे ना, तो ये नहीं करना है कि आपको 12-13 पेज का ऐसे लिखना है। शुरुआत में आप टॉपिक लीजिए और 5 पेज भी लिख पा रहे हैं ना, तो दैट इज़ वेरी वेरी गुड। उसके बाद धीरे धीरे प्रैक्टिस बनने के बाद वो 6 पेज 7 पेज 8 पेज 9 पेज बढ़ता चला जाएगा, नो इश्यू। और साथ के साथ डीआई प्रैक्टिस करिए। मेरे ख्याल से अभी अगर आप ऐसे प्रैक्टिस करते हैं तो सप्ताह में 2 ऐसे लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर थोड़ा कमांड अभी नहीं है आपको स्टैटिक पर, तो स्टैटिक कवर करिए। 1 महीने में जब थोड़ा बेस स्ट्रॉन्ग होगा तो फिर ऐसे पर वापस लौटिए, लेकिन लिखिए ज़रूर। कम से कम माइंड में वो हैबिट बन जाए कि जब प्रीलिम्स निकले तो डर ना लगे कि भाई ऐसे तो मैंने कभी किया ही नहीं, तो अब कैसे करेंगे, डीआई मैंने कभी किया ही नहीं, तो फिर कैसे करेंगे। तो ये डर को ख़त्म करने के लिए एक बार न्यूरोलॉजिकल एक्टिविटी होनी ज़रूरी होती है, इम्प्रिंट बनना ज़रूरी होता है। दैट इज़ द की पॉइंट। इसलिए मैं आपको हैबिट में बस ला रहा हूँ कि एक हैबिट बना रहे, राइट। डीआई का भी वही करना है। अगर मैथ्स मजबूत है तो एक आध डीआई तो सॉल्व कर ही लीजिए। पीवाईक्यू ही सॉल्व करिएगा फ़िलहाल, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बाकी बुक्स के लिए मैं कभी बाद में रेफ़र कर दूंगा। बाकी अब चलते हैं मेन मुद्दे पर कि आंसर राइटिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। देखिए, अभी आपके पास थोड़ा टाइम लिमिट हो गया है, तो ऐसे में ये ज़रूरी हो कि आंसर राइटिंग भी करें ना तो स्मार्टली हो। स्मार्टली तभी होगा कि आप क्या करें ना, पीवाईक्यू के टॉपिक का आंसर राइटिंग कर ले बस। मतलब अगर कहें एग्जाम्पल के साथ, तो आर्ट एंड कल्चर का मैंने बताया आपको, आपने उसे पढ़ा, आपने उसका नोट्स तैयार कर लिया। अब क्या है, आर्ट एंड कल्चर में जो भी क्वेश्चन आए हैं 3-4 सालों में, उसको कर लीजिए। उसी प्रकार से अगर आपने पॉलिटी के कुछ टॉपिक्स कवर किए हैं, मान के चलिए प्रेसिडेंट का टॉपिक कवर किया है, तो प्रेसिडेंट से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आया है तो आप उससे सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। लेकिन पॉलिटी में ध्यान रखें कि एक बार आपका चैप्टर खत्म हो जाए, जो भी टॉपिक से खत्म हो जाए, तब आप लिखिए, क्योंकि तब आपको ज़्यादा नॉलेज होगा, पॉइंट को लिंक कर सकेंगे। सिर्फ प्रेसिडेंट पढ़ लिया उसके बाद आंसर राइटिंग करना शुरू करेंगे तो हो सकता है आपको डिफिकल्टी हो, ये करना है। फिर अगर बात करें करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है मेंस और प्रीलिम्स दोनों में। और अभी मेरे ख्याल से प्रीलिम्स के लिए ज़्यादा चिंता होगी आपको करंट अफेयर्स की, होनी भी चाहिए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वेटेज है आजकल, तो 35-40 क्वेश्चन भी आते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है कि अभी से आप करंट अफेयर्स पढ़ना मत जारी रखें। करंट अफेयर्स पढ़ने का मतलब ये है कि जो मैगजीन्स आ रहे हैं डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, तो उसको ना पढ़े, क्योंकि इसमें टाइम वेस्ट होगा। अभी आप क्या करेंगे कि जो न्यूज़पेपर आते हैं डेली बेसिस पे, चाहे आप हिंदी मीडियम को या इंग्लिश मीडियम के, तो एक बार आप गो थ्रू करेंगे हेडलाइन सब क्या है, थोड़ा एडिटोरियल देखेंगे। और इस पर मैंने टेलीग्राम चैनल पर डिटेल से डिस्कशन कर रखा है कैसे पढ़ना है, तो वो तो ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ एनालिटिकल स्किल डेवलप होगा। और चीज़ें जो है रिपीटेटिव जब होती है ना, तो आपकी वोकेबलरी और कुछ अगर पीटी के पॉइंट्स होंगे वो अचानक से एग्जाम में याद आएंगे। दूसरा जो मैंने आपको बताया, ऑल इंडिया रेडियो पर डिस्कशन आता है, उसे आप सुनिए, 14 मिनट का आता है, नॉट ए बिग डील, तो आप उसे सुन सकते हैं। फिर डिस्कशन प्लेलिस्ट मैंने आपको बताया रखा है, टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर रखा है, हर सप्ताह में इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो आ ही जाती है, तो उससे भी देखिए, ठीक है। तो ये आपका क्या करेगा ना, ये मोस्टली एनालिटिकल पार्ट पर काम करेगा, जो आपकी सोचने की क्षमता काफ़ी ज़्यादा विकसित करेगा। और अगर हम बात करेंगे प्रीलिम्स के लिए करंट अफेयर्स, तो देखिए मैंने आपको बताया कि 15 मई तक आपको प्रीलिम्स के लिए, मतलब मेंस के लिए मोस्टली फोकस करना है ना, ठीक है। तो भाई जब एग्ज़ाम आपका जुलाई में होगा, तो जून का ईयरली करंट अफेयर्स मैगजीन मार्केट में अवेलेबल हो जाएंगे। तो जब ये मार्केट में अवेलेबल होंगे, तो चाहे आप मई से पढ़ना शुरू करें, अगर मई एडिशन आ जाएगा, आपको लगता है कि नहीं थोड़ा सा मुझे रिवीजन ज़्यादा करना पड़ेगा, तो मई से शुरू कर दें, या फिर जून एडिशन आएगा तो फिर आप इसे 10 दिन में, मैक्सिमम 10 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं ईयरली करंट अफेयर्स को, चाहे वो एडिटोरियल हो, एसपीडी का हो। तरीका मैंने बताया है, तो फिर से रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, समझे। तो यहाँ पर आप 7 से 8 घंटे भी देंगे करंट अफेयर्स के लिए, तो आपका 10 दिन सफिशिएंट होगा कि आपका करंट अफेयर अच्छे से हो जाएंगे। और फिर जो समय बचेगा आपका मल्टीपल रिवीजन में समय जाएगा। मैंने ये भी बोला था कि जो
विजन IAS की PT 365 है, वो आप देखेंगे तो जनवरी से लेके अप्रैल या मई तक 2 पार्ट में अपडेटेड वर्जन आती है, ठीक है, सिर्फ PT वाले के लिए। तो वो जो अपडेट पार्ट 1 एंड अपडेट पार्ट 2 वो पढ़ लेंगे, क्योंकि लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स BPSC के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है। और फिर जो भी इन्होंने अपडेटेड पार्ट जिस भी मंथ तक प्रोवाइड किया है, और आपका एग्ज़ाम जुलाई 2026 में है ना, 26 जुलाई को, तो आप मई तक का आप देखेंगे कि अगर ये PT 365 अपडेटेड वाला हो सकता है आपको अप्रैल तक प्रोवाइड किया हो सकता है ये मई तक भी कवर कर दिया हो, लेकिन अगर अप्रैल तक किया है तो फिर अगला जो 1 महीना बचेगा वो आप मंथली विजन IAS का करंट अफेयर से बस एक गो थ्रू कर लेंगे, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होगा 1 महीने वाला वो ऐड कर लेंगे, दैट विल बी सफिशेंट। इससे ज़्यादा करंट अफेयर्स करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। उसके बाद पोस्ट 15 मई क्या करेंगे, टोटली आपको PT के लिए शिफ्ट हो जाना है। मतलब अगर थोड़ा बहुत आप एक्सटेंड करना हो तो करें, लेकिन मेरे ख्याल से इतने समय में आपको अच्छे से सब कुछ सब्जेक्ट्स कवर हो जाना चाहिए, जिस प्रकार से मैंने आपको बताया है, ठीक है। और उसके बाद आपको रिवीजन करते जाना है, रिवीजन फिर टेस्ट लगाना है, रिवीजन करना है, टेस्ट लगाना है, ठीक है। तो मल्टीपल ऐसा कोशिश करेंगे कम से कम भाई एग्ज़ाम से पहले 5 बार तो रिवीजन हो ही जाए, क्योंकि इस समय आपके पास नोट्स बना हुआ होगा, ठीक है, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी, तो आप बचा क्या, रिवीजन ही है ना, तभी तो आप रिकॉल कर पाएंगे। रिवीजन करिए, टेस्ट सीरीज लगाइए, रिवीजन करिए, टेस्ट सीरीज लगाइए, ऐसे कर रहे, ठीक है। और टेस्ट सीरीज में आपको ध्यान रखना है कि कम से कम PYQ तो ज़रूर कर लेना है। जो भी PYQ की बुक आती है ना, वो पूरा 1994 से BPSC ने क्वेश्चन पूछे हैं, या आपको और ज़्यादा एक्स्ट्रा नॉलेज लेना है तो आजकल BPSC जो भी मल्टीपल एग्ज़ाम्स ले रही है ना, तो उसके भी PYQ देखते चलें, तो वहाँ से भी आपको बेनिफिट ज़रूर मिलेगा, क्योंकि 15 क्वेश्चन तक BPSC PYQ में रिपीट कर देती है। तो ये मैंने आपको पूरा बताया डिटेल से। सो अल्टीमेटली डोंट लेट द फेट डिसाइड योर फ्यूचर, लेट इट डिसाइडेड बाय यू। एंड थैंक यू वेरी मच। जो भी आपके कोई डाउट्स होंगे आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आई विल बी वेरी मच हैप्पी टू आंसर दैट। एंड बस मतलब लग जाइए, है ना। और अपने अंदर जो भी डाउट है कैसे होगा क्या होगा वो सबको भूलना है, और बस अपनी एनर्जी टारगेट आपने सेट किया है उस टारगेट को कंप्लीट करने पर लगाइए, लीव अदर थॉट। So that's from my side. Hope this video will be helping to you, and thank you very much.